ईंधन देने पर भारत विचार कर रहा है। बांग्लादेश और नेपाल ने अतिरिक्त ईंधन की मांग की है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध और भी ज्यादा तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेल आपूर्ति में बाधा के बीच भारत की भूमिका अब पूरे दक्षिण एशिया के लिए अहम बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पड़ोसी देशों में संभावित ईंधन संकट को देखते हुए भारत ने अतिरिक्त सप्लाई के अनुरोधों पर विचार शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत से मौजूदा समझौते के तहत मिलने वाले अब तकरीबन 1 लाख से ज्यादा टन डीजल के जो अलावा अतिरिक्त ईंधन की मांग है वो की गई है। वहीं नेपाल की बात करते तो नेपाल की ओर से 3000 टन अतिरिक्त एलपीजी की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है और फैसला अपनी ऊर्जा जरूरतों और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सर, इस पर मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, किस तरीके से भारत को लेकर अब देखिए लोगों का भरोसा जगा है भारत के प्रति, और ऐसे में भारत से मदद की मांगी जा रही है पड़ोसी देशों से। देखिए, मुसीबत के समय में केवल मुसीबत को अपनी मुसीबत ना समझ लेना, पूरी दुनिया की समझ लेना, इसे ही वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जब कोरोना हुआ था तब भारत ने 100 से ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन फ्री दी थी, मुफ्त दी थी। आपने देखा होगा कि एक राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झुक के पैर छुए थे नरेंद्र मोदी जी के उस समय में कि मुसीबत के समय काम आए। अब आज क्या है, आज हम पेट्रोल और डीजल में नेपाल और बांग्लादेश की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब रशिया से तेल खरीदने का ऑप्शन पूरी तरह से खुला हुआ है। और जो वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए थे वो भी खोल दिए गए हैं। हम पहले वेनेजुला से तेल लिया करते थे कोरोना से पहले, अब हम वेनेजुला से भी ले सकते हैं। ये तो हो गया डीजल और पेट्रोल और एविएशन ऑयल और केरोसिन के बारे में। लेकिन जो गैस है, गैस में क्या हो गया है कि कतर का जो एलएनजी प्लांट था वो पहले दिन ही हमले में बंद हो गया था। लिहाजा वहां से गैस आनी बंद हो गई। गैस की हमको थोड़ी किल्लत है, लेकिन हम अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ से? कनाडा से ढूंढ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ढूंढ रहे हैं, और शायद कुछ करार हो भी चुका है। तो हमारे पास अगर गैस आ जाती है तो हो सकता है कि हम गैस में भी मदद कर दें। लेकिन ऑयल के मामले में तो निश्चित रूप से हमें यकीन है कि बांग्लादेश और नेपाल की जो रिक्वेस्ट है वो कंसीडर की जाएगी और उनको हेल्प की जाएगी। दिस इज द रीजन कि ग्लोबल साउथ का लीडर, अब आप माने या ना माने, अगर कोई कंट्री है तो वो भारत है, जो एडवर्सरीज को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की कैपेसिटी रखता है। जब भी कभी कोई आपदा आती है हम उससे विचलित हुए बगैर खुद अपनी तो मदद करते ही हैं, दूसरे देशों की भी मदद करते हैं। ऐसा इतिहास भी रहा है, हमें यकीन है अब भी होगा। और देखिए सर, बांग्लादेश की ओर से भी मदद मांगी गई है ईंधन को लेकर, तो ये अपने आप में ही बताता है कि किस तरीके से भारत की एक छवि, भारत की जो उभरती हुई शक्ति इस वक्त देखने को मिल रही है, वो हर एक देशों के लिए कहीं ना कहीं देखिए मिसाल जरूर साबित होगी। क्योंकि एक तरफ देखिए, अगर फिनलैंड के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि युद्ध जो है वो भारत ही सुलझा सकता है, दूसरी तरफ अब पड़ोसी देशों की ओर से जब ये मांग की जाती है, मदद की गुहार लगाई जाती है, तो आप समझिए कि कैसे भारत की जो स्थिति है वो और ज्यादा बदलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अगर फिनलैंड के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि ईरान के साथ जो कूटनीतिक रिश्ते रहे इसके लिहाज से भारत अगर बातचीत करता है तो ये युद्ध जो है वो थम सकता है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर बातचीत के जरिए, अगर भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश की जाए कि दोनों देश एक साथ बैठकर बातचीत करें, तो क्या संभव हो पाएगा? क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते तो तमाम देशों के साथ बेहतर है, लेकिन अगर भारत कोशिश करता है ईरान के साथ, इजराइल के साथ, तो क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि ये जो देश है वो एक साथ एक टेबल पर आ पाएंगे बातचीत को लेकर? जी, पॉसिबल है। आज से पहले पॉसिबल नहीं था। यानी कि जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब खोमेनी का रजाइम चल रहा था, तब शायद ये पॉसिबल नहीं था। आज की तारीख में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं तो लड़ने से वो लगातार कमजोर होते चले जाते हैं। अब अगर हम ईरान की तरफ देखें तो ईरान की टॉप लीडरशिप पिछले साल 12 दिन के युद्ध में खत्म कर दी गई थी। इस साल पहले ही दिन खोमेनी और उसके 40 कमांडर मार दिए गए थे। उसके कुछ ही घंटों बाद उनके 12 कमांडर्स और मार दिए गए थे।
अब ईरान के अंदर हालांकि मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है, हालांकि प्रोविंशियल कमांडर्स को उन्होंने ताकत दे रखी है, लेकिन उन प्रोविंशियल कमांडर्स में भी जो आते हैं वो आईआरजीसी में आते हैं। जो आईआरजीसी के इस समय जो बासिज फोर्स है, जो वहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स मानी जाती है, उसके कमांडर सुलेमानी को भी मार दिया गया जी। है। और तो और जो उनकी नेशनल काउंसिल है, उसमें जो लारीजानी सेक्रेटरी हैं, इनको आप ये समझिए कि ये आदमी पहले पार्लियामेंट में स्पीकर था, और जब खोमेनी की डेथ हुई थी तो इसका नाम भी आगे आया था, खोमेनी की जगह इसको सुप्रीम लीडर बनाने का। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकती हैं। लेकिन सेक्रेटरी बनाया गया तो इसको भी मार दिया गया। यानी कि अब पहला एशेलोन खत्म, दूसरा एशेलोन खत्म, तीसरा एशेलोन खत्म। जब आपकी लीडरशिप पे तीन तीन एशेलोन खत्म हो जाते हैं, जी। उसके बाद कुछ समय आप कमजोर हो जाते हैं। जब आप कमजोर हो जाते हैं, वैसे भी जो ईरान की तरफ से हमले हुए इसराइल पे, वो पहले ड्रोन से हुए जिनमें केजी में बारूद होता है, फिर मिसाइल से हुए जिनमें क्विंटल में बारूद होता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने जो हमले किए वो बॉम्ब से किए। जो बॉम्ब डाले गए उनमें बारूद टनों में होता है, यानी कि नुकसान ईरान का कई कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू इसराइल एंड अमेरिकन बेसिस इन मिडिल ईस्ट। यानी अब ईरान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो वो टेबल पे आने के लिए तैयार हो सकता है। और इसराइल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसराइल अपने आप को रिकूप और रीग्रुप करना चाहता है। छोटा देश है, यहाँ पे थोड़ा सा भी नुकसान बड़ा दिखाई देता है। जी। तो इसमें जो पिछले 19 दिन के अंदर नुकसान हुआ है मिसाइलों से, उसकी वजह से इसराइल भी थोड़ा सा इस समय उसकी ताकत थोड़ी कम हुई है, केवल ईरान की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ हिजबुल्ला ऑल्सो। और एक भविष्य का डर, भविष्य का डर ये कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कल को यमन के हूती लाल सागर को भी बंद कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले किया था। जी। और अगर वो हो जाता है तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लिहाजा जब दोनों वल्नरेबल हो जाते हैं, तब कोई तीसरा आदमी आके अगर समझाए तो शायद ये पॉसिबल है। लिहाजा ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है। फिनलैंड का जो रिक्वेस्ट है वो केवल हवा में नहीं है, इट अपियर्स टू बी रियलिस्टिक। बिल्कुल। और देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ऐसे में अगर भारत वाकई में बातचीत को लेकर पहल करता है, दोनों देशों से बातचीत करता है, किसी युद्ध को रुकवाया जाए, तो आगे क्या स्थिति बनती है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुल मिला